हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस के बारे में जो कि सेक्स वर्कर्स के अधिकारों को डील करता है। या मोर से स्पेसिफिकली बात करें तो जो माइनर विक्टिम्स होती हैं और जिनको ट्रैफिक किया जाता है उनके अधिकारों के बारे में बात की जा रही है। केस के बारे में बात करें तो केस का नाम है केपी किरण कुमार एलियास किरण वर्सेस स्टेट ऑफ पीनियापोलिस। जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जॉय माल्या बागची की बेंच है। और फैक्ट्स की बात करें तो 2010 में पुलिस ने एक रेड कंडक्ट की थी पीनिया बैंगलोर में एक एनजीओ की इंफॉर्मेशन देने पर। एनजीओ के द्वारा पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि पर्टिकुलर घर में, एक पर्टिकुलर मकान में सेक्स वर्कर्स को जबरदस्ती रखा हुआ है या उनके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार चल रहा है, बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने उस पर्टिकुलर मकान में जाकर रेड छापा दिया। इसके बाद में वहाँ पे एक माइनर गर्ल मिलती है जिसको कन्फाइन किया गया रेंटेड हाउस में और उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इस विक्टिम की भी टेस्टिमनी ली गई पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और उसके द्वारा बताया गया किस तरीके से उसको ट्रैफिक किया गया था, उसको बेचा गया था और उसके बाद में किस तरीके से उसके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यूअस बेसिस पर हो रहा है। और कैसे उसका कोई कंसेंट का वैल्यू नहीं रहता है कि कब उसका क्या इच्छा है, क्या उसको कब खाना है, किसी चीज़ के बारे में कोई भी एक कंसिडरेशन है ही नहीं। तो एक अलग लेवल का एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे चल रहा है। पुलिस के द्वारा एक डिकॉय कस्टमर को, यानी कि एक फेक कस्टमर पुलिस का एक आदमी बन के वहाँ पे पहुँचता है। और वहाँ पे जब वो जाता है तो वो देखता है कि काफ़ी सारा कैश वहाँ पे है जो कि अनअकाउंटेड है, उसे रिकवर किया जाता है और विक्टिम को भी वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। उसके अंदर पुलिस की पूरी टीम भी जाती है और उसे रेस्क्यू करती है और जो अक्यूज़्ड हैं उन्हें हिरासत में लेती है। अक्यूज्ड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों थे, केपी किरण कुमार और उनकी बीवी, दोनों लोग मिलके ये चीज कर रहे थे, ये रैकेट को चला रहे थे। इस मकान में अलग अलग प्रकार के विक्टिम्स को लाया गया था। ये जो माइनर विक्टिम है उसे तो रेस्क्यू किया गया है, पर अगर हम लोग और टेस्टिमनीज एनजीओ की माने तो इससे पहले भी काफी सारे विक्टिम्स रही थी। अभी उनको कहाँ पे उन्होंने छुपाया है वो अभी तक समझ में नहीं आया था। वो मे बी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी या फिर कोर्ट के द्वारा और चीजें ढूंढी जाएंगी तो शायद समझ में आए। 2013 में ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करता है उनको आईपीसी और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उनके तहत, जहां पे किडनैपिंग का सेक्शन भी आ जाएगा, जहां पे इमोरल ट्रैफिक का भी सेक्शन आ जाएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के पर्पस के लिए जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसका भी सेक्शन आ जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट अपहेल्ड करता है इस कन्विक्शन को। जो भी ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया है वो सेम कन्विक्शन कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा भी अपहेल्ड किया जाता है। अक्यूज अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अपील क्यों किया जा रहा है? पहले तो ये कहा जा रहा है कि जो लड़की है, माइनर है, उसकी टेस्टिमनी पे कितना रिलाय कर सकते हो जब उसकी टेस्टिमनी कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में ब्रेक भी हो रही है, कभी कोई बात बोली फिर कुछ और बात बोली, इस प्रकार से चीजें ब्रेक हो रही है। दूसरा, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था ये लड़की माइनर नहीं है, ये मेजर है और अपने कंसेंट से यहाँ पे रह रही है। इसके अलावा और भी कुछ-कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर इन्होंने हाइलाइट किया था अपील के दौरान। तो इश्यूज़ ये आते हैं कि क्या माइनर इनकंसिस्टेंसीज़ इन विक्टिम्स टेस्टिमनी कैन डिस्कार्ड हर एविडेंस? अगर विक्टिम की टेस्टिमनी में कुछ माइनर इनकंसिस्टेंसीज़ हैं, तो क्या उसका पूरा एविडेंस ही डिस्कार्ड हो जाएगा? उसकी टेस्टिमनी रिलायबल रहेगी ही नहीं? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में कुछ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई डिफरेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि पहले कुछ बोला है, अभी कुछ और बोला है। यहाँ पे केवल इनकंसिस्टेंसी तो है, बहुत ही माइनर लेवल की है। तो क्या वो यहाँ पे पूरी टेस्टिमनी को डिस्कार्ड कर सकती है? दूसरा, वेदर प्रोसीजरल लैप्सेस इन सर्च अंडर सेक्शन नंबर 15 ऑफ आईटीपीए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट विशिएटेड द ट्रायल। सेक्शन 15 में बताया गया है कि सर्च किस प्रकार से कंडक्ट करनी है। तो अगर वो सर्च की प्रक्रिया में कोई भी तरीके से मिस्टेक की गई, जैसे पुलिस ने तो यहाँ पे डिकॉय कस्टमर भेजा था ना, कोई ऐसा नोटिस नहीं आया था इनके पास में, तो वो एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हुई थी। तो क्या यहाँ पे विशिएट होनी चाहिए पूरी की पूरी सर्च? जो मिला है उसको क्या हम नजरअंदाज कर लें? तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसमिस कर देती है अपील और कर्नाटका हाई कोर्ट के कन्विक्शन को अपहेल्ड करती है। पहले तो ये कहा जाता है कि माइनर कॉन्ट्रडिक्शन जो टेस्टिमनी में है वो नेचुरल है और फेटल नहीं है, मतलब इस तरीके से कोई भी इंसान वर्ड टू वर्ड किसी चीज को रिमेंबर नहीं रख सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको ये दूं तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कल के दिन में आपने क्या किया था पूरे दिन, परसों आपने पूरे दिन क्या किया था, तो आप भी वर्ड टू वर्ड एकदम फर्राटे से नहीं बता पाओगे। आप सोचोगे कि सुबह मैं पहले उठा था, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन आई वर्कड आउट, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी, मतलब यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड मे बी यू विल से समथिंग एंड यू विल रिट्रैक्ट इट एंड से समथिंग एल्स। ये होती है माइनर इनकंसिस्टेंसीज। ह्यूमन ब्रेन उतना ज्यादा रोबोटिक नहीं होता है। तो उस तरह की टेस्टिमनीज नेचुरल है और वो फेटल किसी भी तरीके से नहीं होती है। विक्टिम का एविडेंस क्रेडिबल भी है, कन्विंसिंग भी है और कोरोबोरेटेड भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोबोरेशन भी है, यहाँ पे दूसरे प्रकार के एविडेंसेस भी है जिसको कोरोबोरेट कर रहा है। माइनर विक्टिम ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग इज नॉट एन अकम्प्लिस बट एन इंजर्ड विटनेस। अगर हम लोग बात करें तो ये कोई किसी भी तरीके से अकम्प्लिस नहीं है, जैसा कि अक्यूज पर्सन बताना चाह रहा है।
पर वो एक इंजर्ड विटनेस है क्योंकि ये माइनर विक्टिम है सेक्स ट्रैफिकिंग की। इसके अलावा जो एज को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो स्कूल के रिकॉर्ड्स प्राइमरी प्रूफ है एज के, जो कि एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि लड़की 15 साल की थी। ऑसिफिकेशन टेस्ट वगैरह उतने रिलायबल मेथड्स होते नहीं हैं। और अगर इसके लिए आपको एक पुराने प्रेसिडेंट को रेफर करना है, तो जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ऐसा एस्टैब्लिश किया गया था कि अगर कभी भी आपको एज डिटरमाइन करनी हो विक्टिम की, तो वहाँ पे आप स्कूल रिकॉर्ड्स हो गए, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स क्या हो गए, ये सारे प्राइमरी एविडेंस के रूप में आते हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट सेकेंडरी एविडेंस में आता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि बोन के थ्रू किया जाता है एज को डिटरमाइन करने के लिए। वो इतना सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं हो कि यहाँ पे एक ब्रैकेट ही मिलेगा, एक रेंज ही मिलेगी आपको एज की। किसी भी टेस्ट के बाद में ये नहीं आएगा कि 15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है। यू आएगा कि 15 से 18 के बीच में, 15 से 19 के बीच में। तो एक एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं है एज़ ऑफ नाउ तो। Any deviation in section number 15 ITPA search procedure was at best irregularity and not illegality। अब देखो यहाँ पे सर्च की बात करें, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के हिसाब से जो सर्च किया है, उसमें प्रक्रिया को तो फॉलो नहीं किया है, पर वो केवल एक इरेगुलरिटी है। इससे पूरा की पूरा सर्च विशिएट नहीं होगा, सेटिसाइड नहीं होगा, ये इलीगल नहीं है, केवल इरेगुलरिटी है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसे सीवियरिटी के साथ, संगीनता के साथ डील करना चाहिए। ये एक आइसोलेटेड इवेंट तो है नहीं, इस प्रकार की चीज़ ये लोग पहले से करते आ रहे थे। एक लड़की यहाँ पे रेस्क्यू हम लोग कर पाए हैं। कोर्ट को यहाँ पे सेंसिटिव, रियलिस्टिक और नॉन स्टीरियोटिपिकल अप्रोच रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स हैं, स्पेसिफिकली माइनर ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स जो हैं, उनके अधिकारों के बारे में। या मुझे ये लगता है कि सेक्स वर्कर इन्हें कहलाना एक्चुअली उचित भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रैफिक्ड गर्ल्स हैं जिन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इनकी टेस्टिमनी को कैसे रिकॉर्ड करना है, कोर्ट को, पुलिस को इनको कैसे डील करना है, इसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस आई थी। सबसे पहले ये कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनकी वल्नरेबिलिटी को, टेंडर ईयर्स को, टेंडर एज को, या जिस प्रकार की सिचुएशन से वो गुजरी हैं उसको। तो आपको यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, कल्चरल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो लड़कियाँ हैं, या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, या गरीब जो बच्चे हैं, उन्हें खुद परिवार वालों ने बेचा होता है। क्या वहाँ पे आप उनको उनके परिवार के पास वापस से रिहैबिलिटेट कर सकते हो क्या? कोई मतलब नहीं रहेगा, वापस बेच देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें वल्नरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, क्या कॉज़ था इनका ट्रैफिकिंग का, क्या इनको किडनैप किया गया था या घरवालों के द्वारा खुद इसे बेचा गया था। तो आपको ये वल्नरेबिलिटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इनको यहाँ पे जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए आप किसी शेल्टर होम में रख सकते हो, किसी प्रोटेक्शन होम में रख सकते हो, या वापस घर पे भेज सकते हो। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आप विक्टिम की टेस्टिमनी ले रहे हो, और देखो ये जो सारे के सारे आपके गाइडलाइंस हैं, ये ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं जनरली स्पीकिंग। विक्टिम्स जो माइनर हैं उनके लिए तो खास तौर पे गाइडलाइंस आई हैं, पर इसके अलावा भी जो ट्रैफिक्ड विक्टिम्स हैं सेक्स वर्कर्स की, सेक्स वर्क की, उनके भी लिए गाइडलाइंस अप्लाई होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो गाइडलाइन है, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक बहुत बड़ा मायाजाल होता है। अगर आप उनसे पूछोगे विक्टिम से कि सब चीज़ें सही से बताओ, नहीं बता पा रहे हो यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है हर चीज़ को समझना। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस भी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, कौन ट्रांसपोर्टर है, किसने रिक्रूट किया, कौन हार्बर कर रहा है, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो नेटवर्क्स लेयर्ड है, डिसेप्टिव है, विक्टिम्स के लिए मुश्किल है एक्सप्लेन कर पाना इतना कन्फ्यूजिंग सी चीज़ पुलिस को, या फिर इवन कोर्ट के समक्ष। इसके अलावा यू हैव टू बी सेंसिटिव टू ट्रॉमा। आपको सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो वापस से अपनी सारी चीज़ें बताएँगे, तो उनके लिए एक तरीके से अब्यूज़ को रिकाउंट करना, वापस से रीलिव करना होगा। फ़ियर हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है, जिससे कि शेयरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। यू हैव टू ट्रीट देम विद केयर, ईदर इट इज़ पुलिस, ईदर इट इज़ मेडिकल ऑफिसर्स, ईदर इट इज़ कोर्ट। अगेन ये वाला रूल भी चाइल्ड विक्टिम्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, और दूसरे ट्रैफिक्ड विक्टिम्स जो एडल्ट हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। कुल मिला के देखो, ये वैसे तो गाइडलाइंस है अप्रिशिएटिंग माइनर ट्रैफिक विक्टिम टेस्टिमनी, पर इनमें से काफी सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं जो कि ट्रैफिक्ड विक्टिम टेस्टिमनी पर भी अप्लाई होने वाली, डिपेंडिंग ऑन वेदर ये जो प्रिंसिपल है ये जनरल लेवल का है या फिर ये बच्चे के लिए स्पेसिफिकली है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो ट्रॉमा जो सर्वाइवर है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने इंसिडेंट को वापस याद करना। जैसे जैसे वो बता रही है, वो रिकाउंट कर रही है, रिलिव कर रही है अपने ट्रॉमा को। यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव वहां पे। अगर वो बीच में कोई चीज भूल रही है, तो काफी बार ब्रेन आपका इस तरीके से पुराने ट्रॉमा को वाइप आउट कर देता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स आल्सो एंड ट्रीट देम विद केयर। इसके अलावा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उनकी टेस्टिमनी पे। अगर कुछ कंसिस्टेंसी है, सारी चीजें हैं, तो विक्टिम इज एन इंजर्ड विटनेस, अकम्प्लिस तो नहीं है।
अगर उनका क्रेडिबल कन्विंसिंग स्टोरी है तो ये अपने आप में सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन भी हो सकता है। कुल मिला के ये कहा गया कि जुडिशियल अप्रिसिएशन मस्ट बी मार्क्ड बाय सेंसिटिविटी एंड रियलिज्म ऑफ जस्टिस। इसके अलावा यहाँ पे जबरदस्ती के लूप होल्स में एंटर नहीं करना चाहिए या फिर प्रोसीजरल लैप्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं डील करना चाहिए। प्रोसीजरल लैप्सेस जो अगर बहुत सीवियर लेवल पे हो रहे हैं, जहाँ पे विशिएट हो सकती है ट्रायल, वो एक अलग बात हो गई। बट छोटी-मोटी त्रुटि होना, सर्च के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो एक विक्टिम रेस्क्यू हो पाई है, वो भी नहीं हो पाती। तो ये सारी गाइडलाइंस आई है कोर्ट के द्वारा और ये गाइडलाइंस को फॉलो किस-किस को करना है, कौन करेगा? पुलिस करेगी, अगर मेडिकल ऑफिसर भी कोई टेस्ट कर रहा है वो करेंगे, इसके अलावा कोर्ट भी करेंगे, लॉयर्स भी करेंगे, सारे लोगों को इसका ध्यान रखना है, अगर इंटरैक्शन हो रहा है किसी भी तरीके से इस प्रकार की विक्टिम का। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले पर, इसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। इसके अलावा क्लास एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के सभी कोर्सेज पर 81% तक का डिस्काउंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि नीति 2.0 जो कि हमारा जुडिशरी का बैच है, 4 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, वो आपको 25,000 का मिल रहा है। अगर ये प्राइस ज्यादा लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि 4 इयर्स तक बैच आपके साथ ही रहेगा। यहाँ मॉक टेस्ट शामिल है, इंटरव्यू शामिल है, सब चीजें शामिल, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का पूरा मामला सेट है। अभियोजन 2.0 एपीओ एपीपी का फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे भी डिस्काउंट है। अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो ये बेस्ट बैच है आपके लिए। प्रतिभा 2.0 लीगल ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च का बैच है। अगर आप कोर वकालत करते हो और आपको रिसर्च और ड्राफ्टिंग सीखनी है तो ये बैच आपके लिए। और इसके अलावा आप AIB 21 के एस्पिरेंट हो तो आपको बैच केवल 999 का मिल रहा है। बाकी और भी बैचेस आप देख सकते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे अपने लिए आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। दिया गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी और क्वेरी के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस गाइडलाइंस। आपको क्या लगता है ये गाइडलाइंस एकदम प्रॉपर है या फिर इसमें कुछ और बदलाव भी किया जा सकता है? अगर हम लोग ट्रैफिक सेक्स वर्कर्स की बात करें, देखिए मैक्सिमम जो सेक्स वर्कर्स होती हैं वो इनिशियली ट्रैफिक्ड ही होती है। मैक्सिमम केसेस की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे कोई महिला ने खुद से कंसेंशुअली इसमें एंटर किया होता है। या काफी बार ऐसे भी मामले होते हैं कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके ही जो बच्चे हो गए वो इसी पर्टिकुलर वर्क में आ गए। लेकिन द पॉइंट इज अ लॉट ऑफ दीज केसेस आर ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स का मामला। अगर उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है तो काफी बार वो रेस्क्यू होने के बाद वापस से वही करेंगे बिकॉज दे डोंट नो एनी बेटर। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन के भी सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। एक और केस है जिसे आप रेफर कर सकते हैं, बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।